नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका ऑनलाइन CCL क्लास प्लेटफॉर्म पर। हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। आपका चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारिता। विद्युत मीन्स आवेश, आवेश से जुड़ी हुई चीजें क्या होती है, विद्युत में आती हैं। और धारिता मतलब किसी चीज किसी कंडक्टर का गुण, किसी कंडक्टर का मतलब किसी चालक का गुण कि वो आवेश को संचय कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको अपने पास रख सकता है, उसको क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो ये अपना हो गया विद्युत धारिता। अब बात करते हैं हम कि विद्युत धारिता के अंदर हमारे पहले टॉपिक का जो हमारा पहला टॉपिक है वो अगर हम बात करें कि कोई आवेश स्थानांतरित होता है या कोई जो कोई पदार्थ होता है उसको आवेश के हिसाब से या आवेश के बिहाव पे हमने उसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो होता है हमारा चालक और दूसरा होता है अचालक। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करें तो पहला हो गया हमारा चालक। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी, चालक। तो आप लिख देना यहाँ पे कि आवेश के स्थानांतरण को लेकर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है चालक और दूसरा क्या होगा, कुचालक। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, चालक को पढ़ रहे हैं। तो चालक में क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में। मुक्त का मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो मुक्त अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर मुक्त अवस्था में होंगे तो जब हम किसी उसको विभव के मध्य रखेंगे, किसी मतलब कि जो अपना होता है विद्युत विभव, विभवांतर बोलते हैं उसका ना, अंतर होता है, जो विभवांतर के मध्य रखेंगे आवेश को, तो आवेश वहां पे क्या करेगा, स्थानांतरित होगा। आवेश वहां पे क्या होगा, स्थानांतरित होगा। और आवेश जब स्थानांतरित होता है तो वो किसके अंदर होता है, वो कौन सा पदार्थ है, उसको अपन बोलते हैं चालक। और जिसके अंदर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कुचालक। तो चालक में सिंपल हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं, उसे तथा जिस पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण हो सके उसे चालक कहते हैं। सिंपल सा मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आपके लिए कि जिस पदार्थ में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उसके अंदर आवेश का स्थानांतरण हो सके उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो उदाहरण क्या हो गया हमारा, चांदी, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया सोना, तीसरी हम लिखे पीतल, लोहा इत्यादि, ठीक है। हम यहाँ पे ये सब चीजें लिख सकते हैं। इत्यादि का मतलब और भी बहुत सारे इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदाहरण के बाद कुचालक की। तो कुचालक की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर अगर हम कुचालक की बात करें तो मेरी बात ध्यान सुनो। कुचालक के लिए अगर हम बात करें तो सिंप्लीफाई कह सकते हैं कि किसी पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त की बजाय क्या जाएगा, बंद। मुक्त की जगह क्या लिख देंगे हम, बंद लिख देंगे। बंद मतलब बंधा हुआ एक तरह से, ठीक है, बंध। और ये तो बंद ही आ गया, अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए होते हैं वो खुले नहीं होते। तथा जिस पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, नहीं हो सके। मतलब यहाँ पे कर देंगे नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो अपने को दो चीजें बदलनी है, मुक्त को तो करना है बंद और यहाँ लिखना है नहीं, बाकी वो क्या हो जाएगा अपना, कुचालक हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा अपना, उदाहरण हो जाएगा चांदी, रबर, प्लास्टिक, इत्यादि, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इत्यादि। तो समझ आया आपको चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है।
ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर दो चीजें आती है कि सर ये मुक्त आवेश का होता है और ये बंद आवेश का होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है मुक्त आवेश तथा बंद आवेश। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मुक्त आवेश की बात करेंगे। तो मुक्त आवेश में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं मुक्त आवेश कि मुक्त आवेश क्या होता है। सिंपल सी बात करें तो पहले लिखेंगे मुक्त आवेश और दूसरा हो जाएगा हमारा बद्ध आवेश। बद्ध आवेश तो पहले समझना बहुत ध्यान से कि ये मुक्त आवेश क्या होता है। मुक्त आवेश होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण का कम प्रभाव होता है तो वह मुक्त आवेश या इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा हमने डेफिनेशन लिखी है, आप सब समझदार हो, इन चीजों को आप जान सकते हो कि अगर जो अपना इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में उपस्थित है, अगर वह इलेक्ट्रॉन जो है उसका नाभिक से आकर्षण कम हो, इसका मतलब आकर्षण कम होगा तो वो आसानी से घूम सकता है, हल चल सकता है, तो वो किस में आता है? मुक्त आवेश में आता है। ठीक है, किस में होता है? मुक्त आवेश में। अब बद्ध आवेश में होता हो तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण, ये लिखना है का कम प्रभाव नहीं, अत्यधिक प्रभाव हो। कम की जगह क्या लिखना है? अत्यधिक, बस। अब आप कहते हो कि सर डेफिनेशन नहीं लिख रहा भाई, मैं सिंपल सा एक ऐसी डेफिनेशन याद कर लो जिसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़े, तो हमें पहला जब हम याद करते हैं तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कम की जगह लिख दोगे आप अत्यधिक प्रभाव हो तो वह मुक्त आवेश नहीं अपना क्या हो जाएगा? बद्ध आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया? मुक्त आवेश भी क्लियर हो गया, अब अपना बद्ध आवेश भी क्लियर हो गया। अपना अगला टॉपिक है पैराविद्युत पदार्थ। क्या है अपना अगला टॉपिक? पैराविद्युत पदार्थ। तो उसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कि वो क्या होता है। तो अपना अगला टॉपिक है पैराविद्युत पदार्थ। तो इसको क्या कहते हैं ये कि पैराविद्युत पदार्थ कौन सा होता है? तो जो पैराविद्युत पदार्थ है वह पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो, लेकिन अगर उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, अगर उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मेरी बात ध्यान सुनना। तो वह पदार्थ, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता हो, क्या कहलाता है? पैराविद्युत पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है? पैराविद्युत पदार्थ कहलाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर इसमें ऐसा क्या होता है कि जो आवेश का प्रवाह नहीं हो लेकिन वो पैराविद्युत प्रभाव शो कर सकता है। तो उसको हम समझने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो उसको इम्पोर्टेंट है वो समझने के लिए कि कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो हमारा जो एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम बात करें कि उसके उदाहरण क्या होंगे, तो उदाहरण क्या हो जाएंगे उसके? एक तो हो जाएगा एबोनाइट और अभ्रक इत्यादि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं
लेकिन अपन 2-3 लिखेंगे बहुत है, एबोनाइट अपरक, ठीक है। अब सर ये पदार्थ क्या होते हैं, देखो भाई होता क्या है कि संधारित्र जो होता है उस संधारित्र के प्लेटों के मध्य ऐसे पदार्थ को रखा जाता है क्योंकि उसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो, लेकिन जब वहां पे दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर सके, इसलिए इस पदार्थ को रखा जाता है। ये किस में भरा जाता है, संधारित्र के अंदर भरा जाता है। तो यहाँ नोट लगा लेना कि पैरावैद्युतिक पदार्थ संधारित्र के अंदर भरने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ध्रुवीय, पहला कौन सा होता है, ध्रुवीय, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, ये ध्रुवीय, और दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय। दूसरा कौन सा होता है, अध्रुवीय, ठीक है। इस तरीके से लिख लो। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर जो लिख रहे हो इसमें मात्राओं की इधर उधर हो जाए, तो साइंस में पहली बात तो ये कि मात्राओं का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात ये भी अगर आपको आती है तो आप उसको सही करके जरूर लिख लो, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं ध्रुवीय पदार्थ। तो अब समझने वाली बात, ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं, ध्रुव। अब इस परेशान मत होना, अपन पहले बात करेंगे इसमें ध्रुवीय, अध्रुवीय, कि जिसमें अलग अलग ध्रुव होते हैं, जिसमें अलग अलग ध्रुव होते हैं, तो वो तो कौन सा होता है, ध्रुवीय होता है। जिसमें अलग अलग ध्रुवीय नहीं होते, सबका केंद्र एक ही होता है, वो कौन सा होता है, अध्रुवीय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिनका केंद्र, जिनका धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्र अलग अलग हो, वह क्या कहलाता है, ध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। जिनका अलग अलग हो ध्रुवीय पदार्थ, उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए हो जाएगा HCl, H प्लस है, अगर इसको हम तोड़े तो 2 भागों में तोड़ सकते हैं, H+ और Cl नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो पार्ट होगा और इसका जो पार्ट होगा, उन दोनों का जो केंद्र होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, केंद्र दोनों का अलग अलग होगा। अगर दोनों का केंद्र अलग है तो कौन सा पदार्थ है, ध्रुवीय। और एग्जांपल लेते हैं H2O, H2O की बात करें तो O तो एक हो गया और एक H हो गया और एक और H हो गया ना। अगर अपन बात करें जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस की तरफ इधर ध्रुवीय हो गया, ये इधर इसका ध्रुव हो गया, और इनका जो नेट ध्रुव है ये हो जाएगा, इसको P बोल देते हैं, ठीक है। ये P1 हो गया, ये क्या हो गया अपना P2 हो गया। अब कह रहे हो सर अलग अलग कैसे, तो इसको इस तरीके से जोड़ना कि इनके जो ध्रुव अलग रहे, तो ये अपना H हो गया। अब इसका ध्रुव अलग है, इसका ध्रुव अलग है, इसका ध्रुव अलग है, तो ये भी क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है, HCl H2O। 2 एग्जांपल आपके लिए बहुत है। अब बात करते हैं अध्रुवीय पदार्थ। अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जिनका धनात्मक ऋणात्मक केंद्र अलग अलग नहीं होकर संपाती हो। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, संपाती लिख देंगे बस। आप कह रहे सर आप इसकी तो डेफिनेशन नहीं लिखते, भाई मैंने आपसे पहले कह दिया कि कोई ऐसी परिभाषा बनाओ जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़े और अपना जो मतलब की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो अपने को याद हो जाए। तो हमने अलग अलग की जगह लिखते हैं संपाती हो, इसका मतलब संपाती। एक उदाहरण के लिए बात करें तो इसके जो उदाहरण होंगे, हम ऊपर वाले पार्ट को उठा लेते हैं, तो वो उदाहरण अपना N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर N2, तो N2 अब एक ही होगा दोनों का, भाई नाइट्रोजन में एक ही होगा, O2 हो सकता है, O2 का भी एक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो अध्रुवीय बोलते हैं। कौन सा पदार्थ बोलते हैं, अध्रुवीय पदार्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि अगर ध्रुवीय पदार्थ को, जैसे ध्रुवीय का मतलब 2 होते हैं, तो यहाँ पे जैसे अपना विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे कहीं भी है, कोई फिक्स नहीं है माइनस प्लस। लेकिन ये तो कब है, जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो मतलब कि और यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, अब विद्युत क्षेत्र उपस्थिति के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, E का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अगर ये उपस्थित है तो ये सारे इस तरीके से सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो एक डायरेक्शन चलेगा, यहाँ डायरेक्शन नहीं थे यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे अध्रुवीय पदार्थ भी होते हैं, वो भी किसके अनुदिश हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाते हैं। तो
तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो ध्रुवीय पदार्थ में परमाणु होते हैं या अणु होते हैं उनके धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह, जो धनात्मक ऋणात्मक भाग होता है वो अलग अलग होता है ध्रुवीय में, लेकिन जैसे उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उनका जो पोलैरिटी होती है एक तरह से वो उसके अनुदिश हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके अनुदिश हो जाती है। पोलैरिटी मतलब समझते हो ध्रुवण की, प्लस इधर है माइनस इधर है, उसको ध्रुवण, जो ध्रुवण है वो क्या हो जाता है? उसके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। ये बात समझ आ गई? ये डायग्राम आप इसमें बना सकते हो और अपने अध्रुवीय वाले में बना सकते हो। अध्रुवीय वाले में सिंपल ही होते हैं, नॉर्मल अगर डायग्राम देखें तो एक प्लस माइनस इस तरीके से है, प्लस माइनस इस तरीके से है, कोई कहीं है प्लस माइनस इस तरीके से। जब अपन इसको करेंगे तो प्लस इधर चल जाएगा, माइनस इधर चल जाएगा, तो ये सब ये भी क्या हो जाएगा? इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये भी इस तरीके से सेट हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो अपन इसको क्या बोल देंगे? ये अपने इसके लिए हो गया ए ध्रुवीय पदार्थ। देखो दोनों डायग्राम बना सकते हो। तो अपना परावैद्युत पदार्थ कंप्लीट कितने पार्ट का होता है? 2 भाग का होता है। ध्रुवीय, इसका मतलब उनका ध्रुव अलग अलग होगा, इसका मतलब उनका जो केंद्र होगा वो एक नहीं होकर क्या होंगे? अलग अलग होंगे, उनके सेंटर अलग अलग होंगे। और अध्रुवीय की बात करें तो जो उनके केंद्र होते हैं, ऋणात्मक के केंद्र क्या होंगे? अलग अलग नहीं होकर क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। हम उसके लिए बात करें तो वो क्या है? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस तरीके से होता है? तो परावैद्युत पदार्थ क्या समझ लिया अपन ने क्या होता है? तो उसका ध्रुवण हम स्टडी करते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किस तरीके से होता है। तो ध्यान रखना हमारा टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब समझते हो आप? ध्रुवण का मतलब होता है उसमें अलग अलग हो जाना, उसमें कुछ ना कुछ। अगर हम लिखना चाहें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना। सिंपल सा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण कहलाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसके लिए हम बात करें तो वो है अपना रेखीय समदैशिक, रेखीय समदैशिक, रेखीय समदैशिक परावैद्युत या परावैद्युत पदार्थ। ये क्या होता है? देखो भाई, इसमें भी सिंपल है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये इसे लिखो, किसी पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा रेखीय हो तो वह क्या कहलाती है? रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। कौन सा? रेखीय समदैशिक। अब ध्यान से, किसी पदार्थ के द्विध्रुव आघूर्ण मतलब उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें प्रेरित हो गया तो वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती रेखीय हो तो, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती या रेखीय हो तो वो क्या कहलाता है? अपना रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो इसमें हेडिंग है उसके लिए बात करें तो वो है आपका पदार्थ का ध्रुवित सदिश। पदार्थ का क्या है? पदार्थ का ध्रुवण सदिश। पदार्थ का ध्रुवण
सदिश। समझना मेरी बात ध्यान से कि पदार्थ का ध्रुवण सदिश क्या होता है। पदार्थ का ध्रुवण सदिश वे होता है जो क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है? पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। पदार्थ का ये लिख देना, ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात सुनो, पदार्थ का ध्रुवण सदिश इसका मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव पदार्थ क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। और ये जो ध्रुवण सदिश है किसके समानुपाती है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। क्या? रेखीय समदेशिक पैरावैद्युतिक पदार्थ के अंदर क्या होता है कि किसी पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आगम किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ पे जो ध्रुवित सदिश है, अपन बोले यहाँ पे पदार्थ का ध्रुवण सदिश है P सदिश, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? P सदिश। तो यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं, तो अपन इसको अगर इरेज करके लिखे तो अपन ये सिंपल लिख सकते हैं ध्रुवण के बाद में कि उसमें प्रेरित हो रहा है तो ध्रुवण हो गया। क्या प्रेरित हो रहा है? विद्युत द्विध्रुव है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? P सदिश प्रोपोर्शनल E सदिश की मतलब हमारा जो ध्रुवण सदिश है वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। रेखा का सदिश होता है और वो किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सदिश हटाते हैं, मतलब समानुपाती हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? काई E। इसको बोल देंगे काई E और क्या हो जाएगा यहाँ पे? E वेक्टर। क्या हो जाएगा? E वेक्टर। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये काई E क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति होता है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगी? पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। काई E बोलते हैं इसको, अगर समझ नहीं आए तो लिख देना काई बोलते हैं। काई क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। क्लियर? एक्स समझना नहीं लगा, एक्स पढ़ लो आपका हो जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चालक की धारिता। क्या है? चालक की धारिता। तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे किसको प्रदर्शित करता है? चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे चालक की धारिता। तो अगला टॉपिक है चालक की धारिता। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। इससे पहले जो था सारा बेसिक था, उस बेसिक का यूज होगा, उसका अनुप्रयोग होगा, तो वहां पर वो जरूरी काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चालक की धारिता। देखो कोई चालक है, अगर उसको हम आवेश देते हैं, किसी चालक को हमने आवेश दिया तो उस पर क्या किसकी बढ़ोतरी होती है? विभव की बढ़ोतरी होती है। अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसमें किसकी बढ़ोतरी होती है? विभव की बढ़ोतरी होती है। अगर विभव को कम करें तो उसमें आवेश को और दिया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर आवेश की चालक की धारिता बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो लिखते हैं किसी विलगित चालक को आवेश देने पर उसके विभव में बढ़ोतरी होती है। अर्थात क्या बोल सकते हैं? Q प्रोपोर्शनल। आवेश दोगे तो विभव में बढ़ोतरी होगी। विभव क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल ये मतलब कि समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? Q बराबर CV और C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। अब जो ये C है ना, ये इसको बोलते हैं धारिता। चालक की धारिता क्या बोलते हैं? चालक की धारिता। किसको बोलते हैं? C को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अपने चालक की धारिता हो गई। अब मैं आपसे बोलूंगी धारिता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक C का पहले तो सूत्र लिख लो।
क्या हो गया C इक्वल्स टू Q अपॉन V। फिर लिख लो मात्रक। अगर अपन मात्रक की बात करें तो Q का क्या होता है कूलम और V का क्या होता है वोल्ट। तो क्या हो जाएगा कूलम बटे वोल्ट, इसको बोल देंगे फैराड। मतलब क्या बोल देंगे हिंदी में फैराड। क्या बोल देंगे फैराड। अब ये वोल्ट सर हमने पढ़ा नहीं भाई, अपन ने वहां विभव पढ़ा था, उसको अपन वोल्ट बोला था वहां पे। तो विभव को क्या होता है वोल्ट होता है, कूलम को क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं। तब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि V क्या होती है, तो V C की तो पता है आपको A1 T1 होती है, और वोल्ट का फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W का होता है अपना M1 L2 T minus 2 और W अपॉन T, इसका मतलब T। ये होता है ना W अपॉन T होता है, W अपॉन Q होता है, W अपॉन Q होता है। W अपॉन Q क्या है A1 C1 T1, सॉरी C1 नहीं T1, A1 T1। W अपॉन Q होता है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा A2 T2 अपॉन यहाँ पर ये फिर से ऊपर कैसे लागे भाई, अगर कोई पार्ट है अपना मेन तो ये है, इसके नीचे वाला पार्ट ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे बचेगा, तो नीचे क्या बचता है M1 L2 T minus 2। इसको सॉल्व करोगे तो A2 तो है कि है, M1 ऊपर जाएगा तो M minus 1 हो जाएगा, L2 देखो ऊपर, L2 ऊपर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा, T minus 2 है ऊपर जाते ही प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T4। अगर इसको अपन सही तरीके से लिखें तो M minus 1 L minus 1 T to the power 4 और फिर ये क्या हो गया अपनी वीमा हो गई। किसकी हो गई है अपने C की वीमा हो गई। किसकी वीमा निकाली हमने C की वीमा निकाली। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हमारा जो C था वो ये था। ठीक है, ये क्या हो गई चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है C। तो चालक का C कब आता है जब हम ये इस परिवार से निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अगला टॉपिक है विलगित चालक की विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या है अगला टॉपिक विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो उसको निकालते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार भी है, ध्यान से देखना। क्या है विलगित चालक की विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये कोई गोलीय चालक है, इस पर धारिता मतलब आवेश उपस्थित है। आवेश कौन सा उपस्थित है Q आवेश उपस्थित है। इसको कौन सा आवेश है Q। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है R है। ठीक है, अब हमें इसकी धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले धारिता निकालने का जो C का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V होता है। समझ आ गया। अगर अपन बात करें इस Q अपॉन V की, तो Q का तो कोई है नहीं और Q तो अपने पास है, V नहीं पता अपने को। इसको समीकरण नहीं देखेंगे, अगर हम V निकालें तो V अपना सूत्र क्या होता है W अपॉन Q, यही सूत्र होता है। अगर हम V की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है W अपॉन Q होता है। ये क्या होता है विभव। लेकिन जब हम यहाँ पे इसकी दूसरे लिए फॉर्मूले बात करें वोल्टेज की, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं ना W अपॉन Q तो होता ही है, इसके अलावा दूसरा भी होता है, वो क्या होता है KQ अपॉन कैपिटल R। अब यहाँ पे Q R है, आपको तो सर अपने तो R स्क्वायर पढ़ा था नहीं भाई, W अपॉन Q पढ़ा था, W वहाँ पे हमने पढ़ा, तो क्या आ गया अपना KQ अपॉन R। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का और Q और R देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर पुट करें, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हम बात करें नाउ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V। V की वैल्यू रखो क्या है Q और ये कहाँ चला गया ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल्स टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया ना। अगर ये सारा कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं C प्रोपोर्शनल R। इसका मतलब जो धारिता है वो किस पर निर्भर है यहाँ पर R पर। अगर रेडियस बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाएगी धारिता बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने लिए। अगर आप सबसे पूछे ना तो C धारिता क्या होती है, किसी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो आपने देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किसकी धारिता होती है गोलीय चालक। इसके लिए हम बात करेंगे तो किसके लिए है एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात के लिए। ये तो किसके लिए हो गई निर्वात के लिए हो गई। एक चीज हो रही है यहाँ पर, अगर हम निर्वात के बजाय किसके लिए बात करें किसी माध्यम के लिए बात करें तो माध्यम तो निर्वात के लिए तो हो जाता है अपना C नॉट इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर हम माध्यम के लिए बात करें तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा Cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन M और R। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन M इक्वल्स टू क्या होता है
एप्सिलॉन आर वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्यम के लिए मतलब Cm, तो यहाँ पे ये Cm है तो Cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख देंगे अपन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन m की जगह क्या रख देंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो अगर हम इसको लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एप्सिलॉन आर नॉट आर, ठीक है कैपिटल आर, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से सी नॉट लिख सकते हैं, तो Cm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये भी रिलेशन होता है कि निर्वात में धारिता क्या होगी और माध्यम में धारिता क्या होगी, तो इसको लिख देंगे हम उपरोक्त समीकरण निर्वात में धारिता तथा माध्यम में धारिता के संबंध को प्रदर्शित करती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप खुश रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी आपकी परेशानी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।